from forms of development of the productive forces, these relations turn into their fetters. अर्थ ये है कि जो नियम प्रगति के उस पथ के लिए थे बनाए, वो आज पांव की बेड़ियां बन गए हैं। ये वो चिंगारी है जिसके सोच भर से अक्सर क्रांति की आग भड़क जाती है। अब मशाल जलाने के पीछे चाहे वजह जितना ही महान क्यों ना हो, उद्देश्य चाहे कितना ही साफ क्यों ना हो, लक्ष्य चाहे कितना ही उचित क्यों ना हो, टॉर्च रिले तो देखा ही होगा आप लोगों ने। तो मशाल जब इतने हाथों से होके गुजरती है, उस पे थोड़ा सा मैल तो आ ही जाता है, साथ में लॉ भी कमजोर हो जाती है। Although it's an insanely vast and complicated topic, I will try to present it in as clear and unbiased manner possible. Oh my God! Wow! तो आज के डिस्कशन में है Maoism. Is it a problem to solve or fight? चलिए बता दूं कि ये बस टॉपिक ही नहीं बल्कि एक सवाल है। And let me also spoil the surprise कि आखिरी में इस सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला। जी हाँ, आप लोगों की सोच और कमेंट्स के इंतजार में रहेगा इस सवाल का जवाब। So, that day the fire was lit. It was 3rd March 1967 जब वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में कुछ किसानों ने जबरदस्ती जमीनों के कुछ टुकड़ों पे कब्जा कर उन पे खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। टुकड़ों के आगे कब्जा अब बड़े जमीनों की भी होने लगी, जिसके बीच आया एक इंस्पेक्टर को वही किसान संगठन के कुछ सदस्य मिलके असैसिनेट कर देते हैं। और इस कांड के वजह से पुलिस की ओपन फायरिंग में 25 मई को 9 औरतें और एक बच्चे की जान चली जाती है। हल्का सा टॉपिक से हट के बात करेंगे। एक सिपाही और एक आम नागरिक के बीच का सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस क्या होता है? पठान मूवी में वो डायलॉग तो सुना ही होगा आपने। अच्छा चलिए, अगर नहीं सुना है तो मैं सुनाई देता हूँ। एक सोल्जर ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया है, पूछता है कि वो देश के लिए क्या कर सकता है। मतलब ये भी है कि एक सिपाही जो कुछ करता है वो कभी जताता नहीं, क्योंकि वो उसके जीवन का उद्देश्य होता है। लेकिन एक आम आदमी, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो, वो अपने काम का हिसाब देता और मांगता भी है। जैसे कि 1967 को हुए इवेंट में वो पुलिस वाले की मौत के हिसाब में मौत की मांग करते हुए ओपन फायरिंग करना। अब वक्त है थोड़े से भाषण का। इंडिया फ्रेंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, जिंदगी में हर काम का रैंक होता है जो उसके रिस्क लेवल के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। इन मेनी जॉब्स द रिस्क लेवल डिसाइड्स द सैलरी, बट द रिस्क लेवल इन जॉब्स कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट ऑप्शनल। सच्चे सिपाही की जरूरत सिर्फ सीमा पे ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी होती है, जिसे अपने सेवा के रिटर्न में सिर्फ सम्मान और इंसाफ की जरूरत हो, फायदा और बदले की नहीं। अब वापस आते हैं हमारे प्राइमरी टॉपिक पे। तो इस घटना ने एक समुदाय को जन्म दिया 22 अप्रैल 1969 को, जिसे आप आज सीपीआई व कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। It was the same day when Vladimir Lenin was born in Kolkata. Oh, sorry. Lenin was born in Russia. The Communist Party was born in Kolkata. It was the reign of Indira Gandhi during this same period. And आपको तो पता ही होगा, Indira Gandhi was known for her. John is a man of focus, commitment, sheer will. Something you know very little about. जी हाँ, तो इसके रिवर्स इम्पैक्ट भी होते थे, जहां लोगों को उनके काम करने के तरीके पसंद नहीं आते थे। अब अगर मेरे वीडियो सभी लोगों को पसंद आ गए, मतलब 100% सभी को, तो मुझे लगेगा कुछ तो गलत है भाई।
नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। भारत में जो इमरजेंसी इशू हुई थी 1975 को, उसके पीछे का रीजन इंटरनल डिस्टरबेंस दर्शाया गया था, और इस डिस्टरबेंस के पीछे कुछ पात्र काल्पनिक नहीं थे। सिर्फ सीपीआई से ही नहीं बल्कि कई सारे अलग मार्क्सिस्ट पार्टीज और नक्सलाइट्स को भी अरेस्ट किया गया था इन ऑर्डर टू कर्ब दैट इंटरनल डिस्टरबेंस। 1980 को एक ट्रिब्यूटरी क्रिएट हुआ जिसका नाम था पीपल्स वॉर ग्रुप, वह PWG। 1992 को तकरीबन 38 लोगों की जान चली जाती है जो गया डिस्ट्रिक्ट के भूमिहार कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। अगेन वही तरीके के लोग जिनके पास या तो खानदानी जमीन हो या फिर तो अगर कश्मीर मांगोगे तो लाहौर छीन लेंगे। जब लोगों को समझ आया कि प्राइमरी टारगेट जमींदार हैं तो उन्होंने भी एक समुदाय बनाया अपनी रक्षा या रिवेंज भी कह सकते हैं लेने के लिए, जिसके रिजल्ट में 1997 को अजम्पशन बेसिस पे माओइस्ट सिंपथाइजर्स करार देते हुए एक गांव के 58 दलितों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिसके रिटेलिएशन में फिर से हिसाब बराबर करने की सोच लेके 1999 में एक दूसरे गांव से भूमिहार कम्युनिटी के 34 लोगों को तोहफे में मौत का फरमान दिया जाता है। फाइट्स इंटेंसिफाइड हियर ऑनवर्ड्स और 500 से ज्यादा की तादाद में दोनों तरफ से मौत का तांडव शुरू हो गया 2002 ऑनवर्ड्स। जैसे जैसे साल गुजरता डेथ रेट बढ़ते रहते हैं। एन इंसर्जेंट इज अ पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस ऑफ देयर ओन कंट्री। देखिए ये बात सच है कि दुनिया में इस एक जीवन में आप सभी को खुश नहीं कर सकते। शायद मेरे प्रेफरेंस के अनुसार मेट्रो सिटीज में रह रहे फैमिलीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं उनको भी ये मौका नहीं देता जहां वो अपने ओपिनियंस एंड सजेशंस दें, मेरे किए गए कामों पे फीडबैक दें। तो ये वजह है कि कई लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में बात नहीं करते, क्योंकि चाहे कितने भी वोट्स ले लें, एट द एंड बात यही बनती है कि अब फलाना पार्टी शासन करेगी। या दैट्स एन कोट। वो दिन जब एक पार्टी जीतने के बाद लोगों से पूछेगी कि उन्हें क्या चाहिए, लाखों मांगे की जाएंगी, पर चलो आपने 10 पूरे कर दिए। फिर जब उस पार्टी के पास साहस होगा वापस लोगों से ये पूछने का कि बताइए जो आप चाहते थे क्या हमने वो सही ढंग से किया है, जाके हमें आजादी का सही अर्थ महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि इस जगह सारे पेड़ों को काट के एक केमिकल फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर दूं। अब या तो ये मेरी सोच हो सकती है या फिर मेरी जिद। अगर ये मेरी सोच है तो मैं उस जगह पर रह रहे लोगों से बात डिस्कस करूंगा। अगर उन्होंने मना किया तो उन्हीं से पूछूंगा कि चलो ठीक है, लोगों को फ्री हेल्थ सर्विस देने के लिए सालाना 100 बिलियन रुपयों की जरूरत है, उसमें से 10 बिलियन यहां से आ जाते हैं, तो अब आप मुझे बताओ कि एटलीस्ट 7 से 8 बिलियन आप कौन से दूसरे रास्ते से दिला सकते हो। इज अ फेयर आस्क। और अगर मैं ये डिस्कशन नहीं कर सकता तो फिर वो मेरी सोच नहीं, मेरी जिद कहलाई जाएगी। जैसे कि एक लेटेस्ट न्यूज में आपने सुना ही होगा कि मुंबई के गोवंडी इलाके के तकरीबन 150 लकड़ी, ईंट और पत्थरे के घर उजाड़ दिए गए 24 जून को। इसी 24 जून, जी हाँ 2024 को, वो भी बिना नोटिस के। इट वॉज टोल्ड दैट दे वर लिविंग इन द बफर जोन ऑफ द मैनग्रोव्स। इकोलॉजिकली करेक्ट, पर बात यहीं पे आके ठहर जाती है। व्हाट अबाउट ह्यूमैनिटी? Without the honorable court's order, a demolition drive cannot be conducted. तो क्या माननीय जज साहब तोड़ने का ऑर्डर इशू करने से पहले कभी पिटिशनर के लॉयर से ये नहीं पूछते कि अच्छा क्या आपने इन 150 परिवार के कहीं और रहने का इंतजाम किया है? क्या पता। खैर, मेरे अकेले की सोच से कुछ बदलने तो वाला है नहीं। ऐसा ही एक और केस बताना चाहूंगा जो 2007 को वेस्ट बंगाल के नंदीग्राम शहर में हुआ, जहां पे सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट ऑफ 2005 के तहत
खाली पड़ी जमीनों के विनियोग को सोच में रखते हुए गवर्नमेंट ने ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट मतलब वहां पे रह रहे लोगों को खदेड़ने का काम शुरू किया। तो प्लान के मुताबिक इंडोनेशिया की एक कंपनी की केमिकल इंडस्ट्री सेटअप करवानी थी वहां के एग्रीकल्चरल लैंड को एक्वायर करके। ऑब्वियसली प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसमें अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव करने का सोच के ऑपोजिशन पार्टी के हाथ पांव कान हो गए खड़े और दिमाग बन गए जंगली घोड़े। एलिगेशंस तो आज भी एक्टिव है कि लैंड एक्विजिशन को रोकने के लिए इनिशियली सीपीआई माओइस्ट ने मूवमेंट ओरिएंटेड अलायंस किया था टीएमसी व ममता दीदी के साथ, पर पता नहीं बाद में ऐसा क्या हुआ कि अगले एलिगेशंस में वही टीएमसी के लीडर्स झारखंड और आंध्र प्रदेश के माओइस्ट्स को हायर करते हैं उनके तरफ से सीपीआई-एम के अगेंस्ट एक प्रॉक्सी बैटल लड़ने के लिए। बल्कि धीरे धीरे अब वो सारे किरदार जो भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने अपने इस शॉर्ट टर्म पार्टी का मेन एजेंडा ही चेंज कर दिया था। सीआईडी हर तरफ से क्लेम करने लगा कि टीएमसी के लीडर्स ने दूसरे स्टेट्स में से माओइस्ट या कह सकते हैं उस वक्त के लिए मर्सनरीज हायर किए थे। बांग्लादेश से आर्म्स की सप्लाई की गई थी उन कैनाल्स के थ्रू जो बे ऑफ बंगाल से कनेक्टेड रहते हैं। सिविलियंस वर फोर्स्ड टू चूज बिटवीन ज्वाइनिंग द माओइस्ट इंसर्जेंट्स or supporting the government's resistance and faced coercion from both sides. According to news reports, this conflict resulted in 650 deaths during the year 2007. Of these, 240 were the civilians. 280 security personnel and 192 militants. Indeed, it isn't a race to match the numbers, but you see, of all the people who participated, dead are the most who never had an agenda. बाकी हर साल एक या दो मिनिमम केसेस तो आ ही जाते हैं जहां माओइस्ट्स ने फूड सप्लाई वैन्स को लूट लिया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन ट्रक्स को लूट लिया, आर्मी कैंप्स पे अटैक कर दिया या किसी पॉलिटिकल फिगर को मार दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार नेगोशिएट करने की कोशिश भी की पास्ट में, पर अच्छा, अगर हम भारतीय होके इतनी जल्दी हार मान जाएंगे, हमारे ही लोगों को प्यार से मना के ठीक है, तेरे को जाना है तो जा, लेकिन देखना मैं भी ना खाना खाऊंगा ना वर्जिश करूंगा और कोई गंदी सी लड़की देख के उससे शादी कर लूंगा। देश की उन्नति में हाथ बटाने के लिए, तो कहीं पे ये ना बोले कि हम चैलेंजेस बड़े पसंद करते हैं। चलिए, आई अंडरस्टैंड ये कोई ऐसा वैसा चैलेंज नहीं है, पर अगर इसका सिंपल और एक पॉसिबल सोल्यूशन देना चाहूं तो वो ये होगा कि अपनों को हरा के आप जीत नहीं सकते, पर उनसे हार के आप उन्हें जरूर जीत सकते हैं। देखिए, गलत तो वो लोग भी हैं जो इनकलाब के नाम पे दहशत मचाते हैं, आम आदमी को भी मौत के घाट उतार देते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी औहदे को लेके जंग और खौफ बढ़ाने की दौड़ लगी रहती है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी चैलेंज यही है। ये दूध में से पानी अलग करने जितना मुश्किल नहीं है, पर हाँ, दाल के अंदर से उसी के जैसे दिखने वाले कंकड़ अलग करने जितना मुश्किल। जहां हमने अगर दाल को सच्चे दिल से अहमियत दे दी, वहां पे पानी के साथ बह जाएगा और कंकड़ छोड़ जाएगा पीछे। बाकी तो आप लोग समझदार हो, इसलिए अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। सोल्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्कशन, तो खुल के डिस्कस करें, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि कभी कोई ऐसा सुझाव दे जाए जिसकी जरूरत हमें कई सालों से हो। आखिरी में अमृत ज्ञान भंडार भगवद गीता से श्लोक और उसका अर्थ। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी
यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थ, जो मनुष्य आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझे प्रिय है। वैसे तो ऐसे लोग सिर्फ भगवान को प्रिय नहीं होते, बल्कि ऐसा इंसान अपने जीवन काल में इस पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी होते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे मुझे आगे चल के आप लोगों के लिए और मजेदार कंटेंट्स क्रिएट करने की प्रेरणा मिले। जी हाँ, विश यू ऑल अ हैप्पी रथ यात्रा। जय जगन्नाथ।